आज हम लोग 9वीं वर्ग का फिजिक्स का सेकेंड लेसन गति नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने विज्ञान और मापन नामक चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें विज्ञान और मापन से संबंधित सभी पॉइंटों का सभी पॉइंट का चर्चा जो है बहुत ही विश्लेषण पूर्वक किया गया है। और उस वीडियो को देख करके या ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने उसे समझ करके भारती भवन की बुक से प्रश्न उत्तर को भी लिखने का पूरा प्रयत्न किया है और सभी बच्चों ने अच्छा खासा प्रश्न उत्तर लिख लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे ने प्रश्न उत्तर भारती भवन का विज्ञान और मापन का नहीं लिखा होगा तो मैं अपने किसी बच्चे का नोट्स जो है पीडीएफ बना करके आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन यदि आप लिख ले रहे हो तो अच्छी बात है। सारा जितना भी काम है वो सभी के सभी कार्य आप शिक्षक के भरोसे कराते हो तो यह बात ठीक नहीं है। आपको चैप्टर समझना है और 9th 10th में स्पेशली ऐसी पढ़ाई कराई जाती है जिसमें कि चैप्टर समझना हो, समझाया जाए और चैप्टर को समझ करके अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आपको सॉल्व करना चाहिए। शिक्षक का काम है कि आपके जो कंटेंट है जो चैप्टर में जो चीजें हैं उसको समझा दे और प्रश्न उत्तर को आप खुद अभ्यास करो। इसीलिए अभ्यास आपके लिए दिया गया है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो क्वेश्चन आंसर को ही लिखवा दिया करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर ही लिख दिया जाए तो उनको वैसा मिलता है। लेकिन हमारी सोच यह है कि मैं कंटेंट देता हूं और बच्चे खुद ब खुद आंसर क्वेश्चन लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो उस समय भी हम क्वेश्चन आंसर को लिखवा देते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो उसमें से सभी के सभी क्वेश्चन बच्चे नहीं लिख पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे तो उसको क्लास में भी लिखवा दिया जाता है। और आपको यदि नहीं आ रहा है, यदि आप ऑनलाइन वीडियो देख करके यदि अपना नोट्स तैयार कर रहे हो, यदि कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन को आप कमेंट के रूप में लिख सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम आज के गति नामक चैप्टर को देखने वाले हैं। गति ही आपका सेकंड चैप्टर है। किताब आप अपने पास पाठ्य पुस्तक कोई रखे होंगे, वहां से किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे नोट्स को अगर नोट्स भी आप देख लेते हैं, इसमें जो समझाया गया है उसके तौर तरीकों को भी देख लेते हैं तो आपको किताब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी यही कोशिश है। देखते हैं कोशिश में हम लोग कितने सफल होते हैं। तो गति, मोशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले गति किसे कहते हैं, तो देखिए गति क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मार्कर रखा, ये मार्कर क्या है कि स्थिर है। अब यहाँ से मैंने इसको बढ़ाया तो यह मार्कर गति में आ गया। अर्थात गति तो सबको मालूम है कि जब कोई चीजें स्थिर और तुरंत वो चलती हैं तो गति कहलाती है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यह हुआ व्यवहारिक अर्थ और व्यवहारिक समझ। लेकिन किताब में इसके अर्थ क्या होते हैं, किताब में इसको किस तरीके से समझने का समझाने का प्रयास किया जाता है उसको देखा जाए। तो लिखा है गति किसे कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है उस वस्तु को गति कहा जाता है। मतलब स्थिति अगर बदल जाए, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे पेन रखा था और यह पेन जो है इस समय अगर मान लीजिए कुछ समय हो रहा होगा, जो भी टाइम हो रहा है कुछ टाइम हो रहा होगा, कुछ समय के बाद कुछ सेकंडों के बाद ये यहाँ तक आ गया। मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। याद कीजिए और समझिए, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझा देने का प्रयत्न करूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। आधा तो याद आपको यही हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से समझते हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो गति किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि चलती हुई गाड़ी जब चल रही है तो अभी रामनगर से खुली है और कुछ दिनों में वह लौरिया चली गई, बेतियां चली गई, वगैरह 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 चली गई, तो वह गति में है। समय के साथ उसका स्थिति क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अभी यहाँ थी वहां चली गई, अभी हाथ मेरे यहाँ है, गति में नहीं क्या वहां यहाँ चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर टहलता हुआ व्यक्ति, खेलता हुआ बच्चा इत्यादि, किसी को दिक्कत नहीं है। नोट्स की चिंता ना करें, इसका कहिएगा तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे, कहिएगा तो इसका नोट्स निकाल के आपको दे देंगे, फोटो कॉपी करा लीजिएगा अपना अपना, कहिएगा तो कोचिंग में क्लास में बैठा के लिखवा देंगे, या आप खुद से बुक पढ़ के भी लिख सकते हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल गरज नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करिए और मेहनत करिए, भरोसा रखिए, जरूर जीत हासिल होगी। चलिए आगे, विराम की स्थिति क्या है, रेस्ट की स्थिति क्या है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो वह विराम में है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ रखा हूं,
अभी नहीं बदल रहा है, तो यह विराम में ही है। ठीक है, समय के साथ जब ये बदलेगा तब भी मतलब गति में होगा, लेकिन यदि समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्थिति नहीं बदल रही है तो वह विराम में है, स्थिर है। जैसे कि बस अभी रामनगर में है, समय 5 बजे से 5 बजे भी बस रामनगर में था, लेकिन 6 बजे भी बस रामनगर में ही है, अर्थात 1 घंटे में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या है, वो गति में नहीं है, विराम में है। ठीक है, हो गया। फिर गति कितने प्रकार की होती है, तो गतियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। अब इन सभी गतियों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रैखिक गति क्या होती है, लाइनर गति क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी गति जिससे वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती हो, वह क्या कहलाती है, रैखिक गति कहलाती है। मतलब एक सिस्टम पे चलती हो, एक रेखा पर। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सीधा बंदूक करके अगर गोली मारते हैं या बंदूक से गोली निकलती है तो सीधी रेखी से चलती है, तो रैखिक गति हो गई। ठीक है, अगर उसको टेढ़ा करके इसे गोल घुमा के कीजिएगा तो ऐसी गति जो होगी, मतलब रेखा जो है रैखिक रेखा पर हो या वक्र रेखा पर हो या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर हो, वो गति रैखिक गति के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई झूला उला या जो भी चीजें होती हैं वही मतलब इस तरीके से बनाया गया होता है, तो यहाँ से वस्तुएं चलती है, फिर इधर से यहाँ चल जाती है, तो यह वक्र रेखा है, तो यह क्या कहलाएगा, रैखिक गति के अंतर्गत ही आएगा। किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो अगला पेज हम लोग देखते हैं, यह पेज तो आपका समाप्त हुआ। अगला पेज वृत्तीय गति। ठीक है, तो जो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ऐसी गति जिसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती हो, एक गोले पर चलती है, एक वृत्त पर चलती हो। जैसे कि घड़ी में सुई की गति, इसकी घड़ी में सुई की गति जो है वो यहाँ है और वृत्तीय गति रूप से चलती है, वो वृत्तीय गति के अंतर्गत आती है। किसी को दिक्कत, ऐसी गति से वृत्त पथ पर चलती हो, वृत्तीय गति जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो वृत्तीय गति के रूप में होती है, तो वह कौन सी है, वृत्तीय गति। चंद्रमा की गति इत्यादि। किसी को दिक्कत नहीं, चले ना आगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। हाँ, दोलनी गति। दोलनी गति किसे कहते हैं, तो ऐसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे आती जाती है। जैसे कि झूला, बाग बगीचे में जो हम लोग झूला बनाते हैं या उस पे झूलते हैं, तो एक जगह से जाता है, फिर वहां से आता है, फिर जाता है, आता है, मतलब एक स्थिति में आता है, आने जाने वाली गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति। जैसे कि घड़ी की पेंडुलम होती है, ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, एक ही रेखा में आती जाती रहती है, क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। आवर्त गति, ऐसी गति से वस्तुएं अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों में दोहराती रहती है, समय के साथ साथ निश्चित अंतरालों में क्या करती है, दोहराती है, क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। तो झूले की गति या आवर्त गति में भी आता है, घड़ी के पेंडुलम की गति दोलनी गति में भी आती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है बार बार एक ही जगह पे आती जाती रहती है, तो क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। मतलब आवर्त मतलब उसको दोहराना, आवर्त गति कहलाती है। भौतिक राशि, अब देखिए भौतिक राशि तो इसके पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था और उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि गति में भी इसकी मुलाकात आपसे होगी। तो चलिए नोट्स बनाया तो देख लिया जाए। भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि जिससे मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती है, जिसे मापा जा सके, क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, अदिश और सदिश क्या होता है, परसों चर्चा हुआ था, लेकिन फिर से हम चर्चा कर ले रहे हैं। अगले पेज में चलते हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य। लंबाई में है तो सिर्फ लंबाई है 5 cm, द्रव्यमान है तो 5 kg, समय है तो 5 घंटा, और कार्य जो है तो मतलब इतना कार्य हुआ, तो इसमें सिर्फ द्रव्यमान है, मतलब परिमाण है। ठीक है ना, इसके विषय में चर्चा हुआ था पिछली बार, परिमाण है मतलब मात्रा है। ठीक है, और अदिश राशि, सदिश राशि वे होते हैं जिसमें क्या हो कि परिमाण और दिशा दोनों हो, एक दिशा में चल रहा हो, मात्रा भी हो लेकिन सही दिशा में हो। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं करनी है। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि विस्थापन सदिश राशि का उदाहरण है, वेग सदिश राशि का उदाहरण है, त्वरण सदिश राशि का उदाहरण है, बल सदिश राशि का उदाहरण है। बल भी अगर आपको लगाना है तो उसकी परिमाण के साथ दिशा होनी चाहिए, सही दिशा में बल लगेगा तभी वो कार्य करेगा, है कि नहीं है।
अगर सही दिशा में बल नहीं लगा तो कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीजें है नहीं, अगर आप उसको ऐसे हवाओं में मतलब थप्पड़ मार रहे हो तो किसको लगेगा? किसी को नहीं। अगर दिशा सही है, अगर सामने वाला अगर व्यक्ति अगर आपको या किसी को थप्पड़ मारना, अगर वो वहां पे हो तब जाके काम करेगा। तो बल एक ऐसी मतलब क्या है कि राशि है जिसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए, इसलिए वो किस में आता है? सदिश में आता है। किसी को दिक्कत नहीं है? आ रहा समझ में बात ठीक से? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में भी देख लीजिएगा, दोबारा तेबारा देख लीजिएगा, स्पीड को कम करके देख लीजिएगा। मेरी स्पीड थोड़ा सा वीडियो में तेज हो जाती है, आप इस स्पीड को स्लो कर लीजिएगा तब देखिएगा। स्पीड स्लो करने का आता है ना ऑप्शन, वीडियो में ऑप्शन होता है, वहां से जाकर के स्पीड को स्लो करके देख लीजिएगा, जिसमें मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत ही कमी होती है। ठीक है, मुझे 9, 10 सबको पढ़ाना है और सबको बारी बारी क्लास लेना है, सबको बारी बारी मतलब टच करना है। इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो के माध्यम में काम करता हूँ कि मेरी बातें मेरी क्लास को बच्चे फिर दोबारा तेबारा भी अगर देखना चाहें तो उनके लिए सुविधा मौजूद है। अगर घर पे नहीं देख सकते हैं, मोबाइल की सुविधा अगर आपके पास नहीं है, तो आप मेरे पास यहाँ क्लास में भी इसे देख सकते हैं। मैं अपनी एलईडी के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्य करने की जरूरत है। दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसके पथ की पूरी लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु ए से चल करके कहाँ पे पहुंची? बी तक पहुंची, तो ये ए बी की दूरी कहलाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, आई गया विस्थापन, आ गया डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है आपका, यहाँ पे ए हो गया, ये आपका घर है, ठीक है, और यह जो है आपका चौक हो गया, कोई चौक मतलब घर से आप चौक पे जाते हैं, चौक वाली रोड पकड़ते हैं, फिर यहाँ जो है एक दूसरा गांव हो गया, ठीक है, और इस गांव से आप यहाँ आते हैं, यहाँ आपका बी चौक हो गया, सी गांव हो गया, और डी आपका क्या हो गया? स्कूल हो गया। ठीक है, आपको अपने स्कूल आना है, आपको अपने स्कूल आना है। तो अब जब दूरी की बात की जाए तो आप यहाँ से यहाँ आइएगा 5 मीटर, फिर यहाँ से आइएगा 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा 7 मीटर। तो आपकी दूरी कितनी होगी? 5 और 6 11 और 7 18, मतलब 18 मीटर आपकी दूरी स्कूल हो गया। लेकिन जब इसके विस्थापन की बात की जाए तो सीधा यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी है इसका विस्थापन। मतलब दो बिंदुओं की सबसे नजदीक की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यदि आप कोई बच्चा यहाँ चौक पर से आ रहा है, चौक पर से आ रहा है, चौक पर से आ रहा है, तो उसकी विस्थापन बीटी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, उसकी विस्थापन क्या होनी चाहिए? बीटी हो जाएगी। तो विस्थापन समझ गए, दूरी समझ गए। चलिए, तो वही सबसे नजदीक जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। विशेषता, अब इसकी विशेषता क्या है? यदि कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक बिना दिशा बदले जाता है तो वह तय की गई दूरी, विस्थापन तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होते हैं। बिना दिशा बदले, इसमें दिशा बदल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ दिशा बदल गया। दिशा का एक तरीका होता है, आपको हम समझा देते हैं। दिशा को समझने के लिए, दिशा डायग्राम को समझने के लिए कैसे क्या किया जाता है, देखिए, इस सबकी जरूरत इसमें पड़ेगी। ये जो रेखा हो गई, ठीक है, यह ऐसे हो गई। अगर मान लीजिए तो ऊपर वाली जो दिशा है यह नॉर्थ को दिखाती है। क्या दिखाती है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। और यह जो नीचे वाली दिशा है वो साउथ को दिखाती है। क्या दिखाती है? साउथ। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। और जो इधर वाली जो दिशा है, ठीक है, नॉर्थ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है, और इधर साउथ हो गया, नीचे साउथ हो गया। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह उत्तर हो गया और यह दक्षिण हो गया, ठीक है, तो उत्तर हो गया, उत्तर हो गया और यह दक्षिण हो गया, तो यह पूरब हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो उसी प्रकार यह नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा वेस्ट। यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया। समझ गए? तो यही अगर यहाँ पे दिशा बदल रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है और चलने के बाद बी जाने से फिर अपनी दिशा इधर बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी दिशा, यहाँ से ई जा रहा है, किधर? ईस्ट जा रहा है, और ईस्ट जाकर के साउथ आ रहा है, ठीक है।
तो तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिशा बदल रहा है। यह लड़का जो है अपने घर से चलते हुए, ठीक है ना, वह मतलब पूरब की तरफ जा रहा है और वहां से फिर दक्षिण की तरफ आ रहा है, लेकिन विस्थापन में दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, समझ गए? वहां तय की गई दूरी विस्थापन दोनों एक ही तरह से होते हैं जहां दिशा नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ ए बी की बात की जाए तो इसका दूरी भी उतना ही होगा और विस्थापन भी उतना ही होगा। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। चौथे पेज की बात करते हैं। चौथा पेज में शुरू हो गया चाल। क्या हो गया? चाल। तो चाल किसे कहते हैं? लिखा भी है एलईडी पे, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं, जैसे मर्जी किताब से लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, कैसे भी जैसे मर्जी वैसी। हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप अपना नोट्स तैयार करिए और उस पर मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु, ठीक है ना, कुछ सेकंड में जितना दूरी तय करता है, 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है, वह क्या कहलाता है? चाल। चाल की सूत्र होती है दूरी बटा समय, v बराबर s बटा t। ठीक है, स्पीड बटा टाइम, समय। समझ गए? डिस्टेंस बटा टाइम, यहाँ पे s गलत हो गया, d होगा, आप लोग बना लीजिएगा। v बराबर d बटा t। ठीक है, अब चाल का ये सही मात्रक होता है, दूरी का सही मात्रक क्या होता है? बात हुआ था मापन में, दूरी का मात्रक क्या था? मीटर था, और समय का मात्रक क्या था? सेकंड था। तो मीटर बटा सेकंड बराबर मीटर बटा सेकंड बराबर एम एस का पावर -1। आपको पता नहीं कोई संख्या भिन्न में होती है तो उसका वैल्यू माइनस में आता है, मालूम है बात? मान लीजिए 1 बटा एस का मतलब क्या हुआ? एस का पावर -1। घातांक, घातांक के हम कणी नामक चैप्टर में आप पढ़े हैं 7वां क्लास में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप क्या है कि पहले से आप मेहनती नहीं होंगे, इसीलिए नहीं पढ़े, तो आपको पढ़ना चाहिए था। घातांक और कणी में जब भिन्न के रूप में होता है मान, तो माइनस के रूप में उसकी पावर होती है। तो मीटर हो गया। जब इसका चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का मात्रक क्या है? एस। तो मीटर सेकंड -1 चाल का एसआई मात्रक हुआ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक सेंटीग्राम, मतलब जो बताएगा था सेंटी मतलब हाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक क्या है? तो दूरी का सीजीएस मात्रक होता है सीएम, और समय का सीजीएस मात्रक होता है एस। तो चाल का सीजीएस मात्रक सीएम s-1। समझ आ रहा है बात? बस विज्ञान और मापन को अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले, तब इसको देखिए तो ज्यादा फायदा होगा। चाल एक अदिश राशि है। क्या है? चाल अदिश राशि है। चाल सदिश नहीं है, चाल में दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है, इसलिए चाल क्या है? अदिश राशि है। अब किलोमीटर को एमएस में कैसे बदल सकते हैं? अगर कोई चीज किलोमीटर में दिया गया हो तो उसको मीटर में कैसे बदलिएगा? तो एकदम जाहिर सी बात है कि जब किलोमीटर में दिया हो और नीचे घंटा में दिया हो कोई चीज, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड की बात की जा रही है ना, सेकंड की, तो 60 से मिनट में बदल गया, फिर 60 से सेकंड में बदल गया। अब काट देंगे, जैसे कटा गया यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, अर्थात 5/18 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात किलोमीटर प्रति आवर बराबर 18/5 मीटर प्रति सेकंड। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पावर लग जाएगा -1 में, ये में लग जाएगा -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब ठीक है। अब इसी का उल्टा विपरीत चलेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, मतलब किलोमीटर प्रति आवर में लाने के लिए 5/18 से गुना कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चले। चाल दूरी पर निर्भर करता है। चाल जो होती है वो दूरी पर ही निर्भर करता है, कितनी दूरी चलना है उसी हिसाब से चाल निश्चित किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। चाल किस पर निर्भर करता है? तो दूरी पर। ठीक है, आपको बुक भी पढ़ने होंगे, बुक पढ़िएगा तो ये सभी चीजें पॉइंट के रूप में वहां आपको मिलेंगी। मैंने उसमें से 20-20 पॉइंट को निकाला करके और यहाँ पे पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में डालने का प्रयास किया है। चलिए अब अगला वाला मतलब पेज, वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी।
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। दूरी को जो मापता है, दूरी को जो क्लियर करता है वह चाल होता है, और जो विस्थापन को क्लियर करता है वह क्या होता है? वेग होता है। किसी को दिक्कत नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाता है। वेग विस्थापन पर निर्भर करता है और चाल दूरी पर निर्भर करता है। क्लियर? देखिए यही पॉइंट आगे चल के आपको चाल और वेग में अंतर को भी सिखाएंगे। जब आपसे कोई पूछ देगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है तो क्या कहिएगा? चाल को परिभाषित कीजिए, वेग को परिभाषित कीजिए। चाल कहाँ पे है? दूरी पर है। वेग कहाँ पे है? विस्थापन पर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन बराबर सूत्र होता है, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा टी। यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा टी हो गया, ठीक है ना। अब वेग कैसे मात्रक होता है? विस्थापन, अब वेग कैसे मात्रक वही, विस्थापन कैसे मात्रक और समय कैसे मात्रक। तो विस्थापन दूरी ही ना है, विस्थापन क्या है? दूरी ही है। तो मीटर प्रति सेकंड, अगर मीटर सेकंड का -1 जो था उसमें चाल में वही है, इसमें सीजीएस में भी वही है और एसआई मात्रक में भी वही है। ठीक, चूंकि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है तथा विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी एक सदिश राशि है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। यहाँ से सवाल बनेगा। सवाल क्या होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है कैसे? तो क्या कहिएगा कि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। चूंकि हम जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि ही होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, अब यदि विस्थापन क्रमशः शून्य हो और धनात्मक हो, ठीक है, या ऋणात्मक हो, तो वेग भी क्रमशः शून्य होगा और धनात्मक या ऋणात्मक होगा। मतलब विस्थापन अगर 0 होगा तो वेग भी 0 हो जाएगा। विस्थापन यदि धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक हो जाएगा। विस्थापन यदि ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सब ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चाल वेग से बड़ा होता है या वेग के बराबर हो सकता है। चाल वेग से बड़ा होगा या वेग के बराबर होगा। चाल कभी भी वेग से छोटा नहीं होगा, याद रखिएगा। चाल कभी भी किसी भी परिस्थिति में वेग से छोटा नहीं होगा। चाल जो है वेग से बड़ा हो सकता है, चाल जो है वेग के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। सेम यही काम दूरी जो होगी वह विस्थापन के बराबर हो सकती है, विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। मतलब सबसे छोटी दूरी को विस्थापन बोलते हैं, मालूम है ना? अभी बात हुआ है बात। विस्थापन किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी बात हुआ है। तो सबसे न्यूनतम दूरी जब विस्थापन है तो दूरी से कभी बड़ी तो हो नहीं सकती विस्थापन, जब पहले से न्यूनतम है। यानी तो बराबर हो सकती है, यानी तो उससे छोटी हो सकती है। तो जब दूरी विस्थापन के बराबर होगी या नहीं तो दूरी विस्थापन से बड़ी होगी, तो ठीक उसी प्रकार दूरी से बन रही है चाल, तो चाल विस्थापन अर्थात वेग से क्या होगी? बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं होगी, या बराबर भी हो सकती है। क्लियर? यह कंटेंट समझ में आया? देखिए, इन सभी कंटेंट के ऊपर ही आपकी किताब है, आपकी पाठ्य पुस्तक है। यदि आप समझते हैं तभी बेहतर है, नहीं तो बस दिक्कत हो जाएगा। यह चैप्टर थोड़ा सा मतलब पेचीदा है। विज्ञान और मापन नामक चैप्टर जितना आसान था उतना आसानी नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर समय दीजिएगा तो सफल होइएगा। समय देने से महल बनती है, समय कम देने से झोपड़िया बनती है, मालूम है ना आपको? चलिए, तो अगला है चाल कितनी प्रकार की होती हैं। तो चाल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। ठीक है, एक समान चाल क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो एक समान चाल कहलाता है। 5 मिनट में यदि 5 कदम गया तो अगले 5 मिनट में वह 10 कदम चला गया। यदि समान चाल से समान दूरी तय की गई तो वह एक समान चाल कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। असमान चाल, जो कभी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। कभी हम लोग मतलब बाइक चलाते हैं रोड पे, या आप लोग साइकिल चलाते हैं रोड पे, तो कभी रोड खाली रहता है तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके चल जाते हैं आगे। अगर रोड खाली नहीं है, अगर कुछ वहां पे जाम है, तो थोड़ा सा आप स्पीड स्लो करके चलते हो आगे। ठीक है, तो वह कौन सी चाल है? असमान चाल हो गई। क्योंकि अभी 5 मिनट में हम ज्यादा चल दिए, कभी 5 मिनट में कम चल दिए,
अब औसत चाल क्या होती है? तो जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है और उस दूरी के समय अनुपात को औसत चाल कहते हैं, जो उसका निश्चित तय की गई कुल दूरी और करने में लगा समय और उस सबको भाग कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने घर से जो है कोचिंग आना है, ठीक है, तो आपको लग गया 1 घंटा। आपके घर से कोचिंग की दूरी हो गई आपकी 10 किलोमीटर, तो आपकी औसत चाल कितनी हुई? तो दूरी बटा चाल, अर्थात 1 घंटा में आप 10 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो, मतलब सपोज बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम एवरेज कहेंगे, औसत चाल बोलेंगे। अगर इसी में अगर हर 5 मिनट में आप लगातार बराबर बराबर दूरी तय कर रहे हो तो एक समान चाल है, और इसी में आप अलग अलग दूरी तय करो तो असमान चाल है, अर्थात असमान चाल को ही सही करने के लिए औसत चाल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो यह आपका ये भी पेज खत्म होता है। अगले पेज में वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के, सब देखिए चाल और वेग दोनों सेम चीज है, लेकिन दो थोड़ा थोड़ा फर्क है जो अभी आपने देखा है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, वही चीज है। एक समान वेग जब किसी वस्तु की दिशा और परिमाण दोनों नियत होते हैं तो उस गति को क्या कहते हैं? एक समान वेग में कहा जाता है। नियत रूप से चलते हैं, मतलब दिशा भी निश्चित हो कि उत्तर दिशा में ही चल रहा है और 5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर, हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर जब ऐसे चल रहा है तो वह क्या कहलाएगा? एक समान वेग कहलाएगा। वही असमान हो गया, अलग अलग हो गया तो असमान वेग कहलाएगा। और वही जो औसत हुआ तो वही चीज है, जितना उसको पूरा समय लगा और पूरा जितनी दूरी तय किया तो दूरी में जो समय से भाग करोगे तो औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की यह क्लास जो है हम क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। अब कल हम लोग त्वरण से पढ़ाई शुरू करेंगे। त्वरण क्या है, त्वरण के बाद की पढ़ाई शुरू होगी, फिर त्वरण के क्या मात्रक होते हैं, त्वरण क्या होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आज की इस वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना करके याद करिएगा। जो लोग ऑफलाइन क्लास में है उन लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा कि इस वीडियो को देखना है, या नहीं तो इसका पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर जितने हमने पढ़ा दिया है उसका परिभाषा लिखना है, याद करना है, समझना है, और कल इसके ऊपर वार्तालाप क्वेश्चन आंसर होगा, प्रैक्टिस होगा, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।